नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत मुजफ्फरपुर के बड़ी सियासी खबर से करते हैं। मनोज कुशवाहा एनडीए से अलग लड़ सकते हैं चुनाव, कुर्नी से चुनाव लड़ सकते हैं मनोज कुशवाहा। मनोज को मीनापुर से जेडीयू ने टिकट दिया था। मीनापुर में कार्यकर्ताओं का कोई सहयोग नहीं मिला और सहयोग नहीं मिलने के कारण टिकट लौटाना पड़ा। लेकिन अब खबर यह है कि मनोज कुशवाहा एनडीए से अलग होकर कुर्नी से चुनाव लड़ सकते हैं। और सुधीर जुड़े में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुधीर, इसे क्या माना जाए? क्या मनोज कुशवाहा का यह फैसला जेडीयू के लिए मुसीबत से भरा होगा? हाँ जी, बिल्कुल। वर्तमान विधानसभा चुनाव में जो परिदृश्य बन रहे हैं उसमें मुजफ्फरपुर से जदयू की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। एक मामला तो पहले से मीनापुर का है, जहां मनोज कुशवाहा को टिकट दिया गया था। तो मीडिया से बातचीत में कुशवाहा ने साफ साफ कहा कि उन्होंने 2 दिनों तक मीनापुर का दौरा किया, वहां एनडीए के कार्यकर्ताओं ने उनका सहयोग नहीं किया, वे नाराज दिखे, उन लोगों ने दुख जताया और मनोज कुशवाहा को लगा कि मीनापुर से उन्हें सफलता नहीं मिलेगी, इस वजह से उन्होंने टिकट लौटा देने का काम किया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जब वे पटना से लौटे शीर्ष नेतृत्व से मिलकर तो कार्यकर्ता उनके घर पर आए और कार्यकर्ता लगातार उन पर चुनाव लड़ने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि मैं कुढ़नी का नेता हूं, कुढ़नी का बेटा हूं, अगर यहाँ के जनता का आदेश मिला तो मैं कोई भी फैसला ले सकता हूं। तो मनोज कुशवाहा भले ही खुलकर यह बात नहीं कह रहे हो कि चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इनकार भी नहीं कर रहे हैं और अपनी मनसा छायावादी तरीके से जाहिर भी कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। कल मनोज कुशवाहा जब टिकट लौटा रहे थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा था? उन्होंने कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी के सभी नेता भी उनके बयान के साथ थे और चुनाव बाद में महत्वपूर्ण स्थान देने की बात कही थी। जनता का दबाव हम पर है और बहुत दबाव है, क्योंकि कुढ़नी का हम बेटा है और कुढ़नी का नेता भी हूँ। कुढ़नी के हर सुख दुख में हम जनता के साथ रहे हैं। लगातार 15 वर्षों से नहीं 20 वर्षों से लगातार कुढ़नी का हमने सेवा किया है। अगर कुढ़नी की जनता आंदोलन पर उतारू होगा तो फिर हम सोचने पर बाध्य भी हो सकते हैं। तो सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, मनोज कुशवाहा ने कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे या इस तरह की बात जो कही थी, लेकिन अचानक ये क्या हुआ कि मनोज कुशवाहा अपना फैसला बदलने लगे और उन्होंने अब कुर्नी से चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया? चलिए, सुधीर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सुनाया हमने कि मनोज कुशवाहा ने क्या कहा। लेकिन मनोज कुशवाहा ने जो भी कुछ कहा था, अब खबर यह है कि मनोज कुशवाहा कुर्नी से चुनाव लड़ सकते हैं, जो एनडीए के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। बागी हो चुके हैं मनोज कुशवाहा। और आपको बता दें कि मनोज को मीनापुर से जेडीयू ने टिकट दिया था, लेकिन जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 2 दिनों तक पूरे क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया, लेकिन उनकी शिकायत ये रही कि जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं उनके तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है और आखिरकार मजबूर होकर उन्होंने टिकट लौटा दिया था। अब मनोज कुशवाहा एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ सकते हैं। और एक और बड़ी सियासी खबर की बात कर लेते हैं। आज बिहार दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा के कार्यक्रम का समय बदल गया है। 11:50 पर महावीर मंदिर में पूजा करेंगे जेपी नड्डा और 12:15 बजे जेपी आवास पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। दोनों कार्यक्रम के बाद गया के लिए रवाना हो जाएंगे। गया में जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा। तो आज जेपी नड्डा बिहार में चुनावी प्रचार का शंखनाद करने वाले हैं। आपको बता दें कि गया में उनकी चुनावी सभा होनी है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 11:50 पर जेपी नड्डा महावीर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मोक्ष नगरी गया के गांधी मैदान से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। उनके साथ जेडीयू नेता आरसीपी सिंह और हम अध्यक्ष जीतन मांझी भी मंच साझा करेंगे। इस दौरान जेपी नड्डा लोगों से गया जिले की सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के एनडीए प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। कोरोना काल में आयोजित होने वाली पहली चुनावी सभा में सोशल डिस्टेंसिंग का
पूरा ख्याल रखा जाएगा। यहां गांधी मैदान में 7,000 लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। इस चुनावी सभा को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी दिख रहा है। रैली की तैयारियों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अरुण चौरसिया ने। कोरोना काल के बाद पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम का आगाज हो रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी गया में आ रहे हैं। इनके स्वागत के लिए हम लोगों ने, चूँकि जल्दी आदेश हुआ तो सभी कार्यकर्ता बहुत लगन से लगे हुए हैं और बहुत काफ़ी जोश है। भाजपा के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा चुनाव आयोग के गाइडलाइन मिला है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करके काम करना है। इसमें हम लोग उसका पूरा पालन करवाएंगे। एनडीए की तरफ से चुनाव प्रचार का आगाज गया के गांधी मैदान में आज हो रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और इसके लिए आप देख सकते हैं कि तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है। इस बार जो मंच पर बैठने की व्यवस्था है वो जो पिछली बार होती थी उससे थोड़ा सा अलग है, चूँकि कोरोना काल में कई तरह की एडवाइजरी दी गई है और उसी अनुसार जो है यहाँ तैयारी की गई है। ना सिर्फ मंच पर बल्कि जो दर्शक दीर्घा है वहाँ भी कोरोना काल में जो कोविड-19 को लेकर एडवाइजरी है उसका पालन किया गया है। करीब 7,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है और जो कुर्सियां लगाई गई है वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसमें उसका पालन किया गया है। इसके साथ ही जो यहाँ बैनर और पोस्टर भी कई लगाए गए हैं जिसमें ये एडवाइजरी दी गई है कि जब यहाँ आप इस सभा में शामिल होने आते हैं तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो पहली बार इस बार चुनाव का आगाज़ हो रहा है और कोरोना काल में पहली ये आम सभा हो रही है। इस सभा में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उसके साथ ही बिहार प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष शामिल होंगे और इसके साथ ही जो गया जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें 10 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी शामिल होंगे और उसमें मुख्य रूप से जो पूर्व सीएम हैं जीतन राम मांझी और बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार समेत अन्य प्रत्याशी शामिल होंगे। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। बिहार विधानसभा चुनाव में नेता ही नहीं कलाकार भी किस्मत आजमा रहे हैं। मशहूर भोजपुरी गायक भरत शर्मा ब्रह्मपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। भरत शर्मा ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के नाम पर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। मुद्दा तो बहुत बड़ो है। जहाँ खाड़ा बनी वही सबसे पहले तो गंगा कटाव देखी। गंगा कटाव एकदम गंगा जी एकदम बढ़ल जाता रही, बुझाते जे सब जितना खेत बड़ुए गरीब से लेकर के थी तक ले सब गंगा जी में चले जाता। पहले तो ये होगा कि चाहिए जब बने कटाव बंद हो जाओ, बांध बनाओ करे थी चारा बनाओ जाओ। ओकरा बाद में बहुत समस्या बा, किसान के समस्या बा। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही व्यापारी से लेकर कलाकार और हवलदार से लेकर अधिकारी तक को टिकट दिया गया है, लेकिन डॉक्टरों को इस बार भी नजरअंदाज कर दिया गया। आईएमए ने राजनीतिक पार्टियों के फैसले पर न सिर्फ सवाल खड़ा किया है बल्कि डॉक्टरों के मनोबल तोड़ने का भी आरोप लगाया है। राज्य भर में तकरीबन 40 मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर इंतजार में थे कि कोई भी पार्टी टिकट का ऑफर जरूर देगी, लेकिन जेडीयू और बीजेपी ने एक भी डॉक्टर को टिकट नहीं दिया, जबकि आरजेडी ने कुम्हरार से दंत चिकित्सक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार को टिकट दिया है। आईएमए ने सियासी दलों पर डॉक्टरों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। वहीं कुम्हरार से आरजेडी के टिकट पर ताल ठोक रहे डॉक्टर धर्मेंद्र की माने तो आरजेडी ने चिकित्सकों को सम्मान दिया है। चलते और बहुत सारे आश्वासन सभी दलों से मिला था और मुझको छोड़ के सभी लोग उम्मीदवार थे, जो मेरे प्रेसिडेंट हैं या एक्स प्रेसिडेंट हैं या दूसरे जो हमारे संगठन है उसके लोग, भाषा के लोग और भी काफी संगठन है उसके लोग उम्मीदवार थे, एस्पायरेंट थे, लेकिन इन्हीं को किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हम लोग सब डिमांड करते हैं, मेरा भी ऐसा मांग है कि और भी पार्टियां डॉक्टर्स को प्रत्याशी बनाएं। ये एक अच्छी पहल है आरजेडी की तरफ से। किसी पार्टी के नेता नियत और नीति से प्रभावित होकर के राजनीति ज्वाइन करते हैं, अपना हम पूरा देते हैं। ऐसे में निश्चित ही राजनीति में हम एक अपना उचित प्रतिनिधित्व चाहते हैं।
लोकनायक जयप्रकाश की आज जयंती है। इस मौके पर पटना में उनके निवास स्थान पर महिला चरखा समिति में प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान जेपी को मानने वाले उन्हें याद कर रहे हैं। जेपी के विचारकों का कहना है कि आज की राजनीति में उनकी विचारधारा कहीं गुम होने लगी है, जबकि बिहार की राजनीति के कई बड़े नेता उनके ही अनुयायी रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आज जन्मदिन है। इस मौके पर भजन कीर्तन चल रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, जो जहां लोग जयप्रकाश नारायण निवास करते थे, हालांकि उनकी जन्मस्थली सिताब दियारा, सारण के सिताब दियारा में हुआ था, लेकिन इसी जगह पे वो उन्होंने पूरा अपना जो कार्यकाल था, उनका जो उन्होंने राजनीति में जिस तरीके से बदलाव किए, इसी घर से चरखा समिति से उन्होंने राजनीति में बहुत बड़े बदलाव, समाज में बहुत बड़ा बदलाव की क्रांति की, जिसे संपूर्ण क्रांति के तौर पे जानते हैं। जेपी जयप्रकाश नारायण को लेकर एक कहते हैं लोग कि एक बड़े बदलाव की तरफ उन्होंने एक काम किया था। जो लोग जेपी को जानते हैं, नज़दीक से देखते हैं, इस जगह को जानते हैं, हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर किस तरीके के जेपी को किस तरीके से लोग याद करते हैं। वैसे तो जेपी को जो कई नेता, चाहे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे नेता जेपी के अनुयायी थे, लेकिन वाकई में जेपी को अगर लोग जहन में रखते हैं, इस जगह के बारे में लोग कहते हैं, वो कैसे आप लोग याद करते हैं? देखिए, जो लोग राजनीति में चले गए, खासकर चुनाव की राजनीति में, पार्टी पॉलिटिक्स में, उन लोगों का तो वो एक अलग ही ये हो जाती है, मानसिकता हो जाती है और अपना वो रहने दीजिए। लेकिन जेपी ने बहुत बड़ा निर्दलीय संगठन भी खड़ा किया था। आज छात्रवा संघर्ष वाहिनी एक है और जनतंत्र समाज है, PUCL है। जेपी ने बहुत इस तरह का किया है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि जेपी के जो विचारधारा थी, जो उनको मानने वाले लोग थे, जो आज बड़े बड़े राजनेता हैं, तो क्या उन विचारों को आज भी माना जा रहा है या फिर सब कुछ बदल गया? नहीं, माना क्या जाएगा, राजनीति अलग चीज हो जाती है और इससे ये अलग चीज हो जाती है। और राजनीति में भी कुछ लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे ही हैं। देखिए, पहले हम बता दें कि ये इस जगह पे 1955 से जेपी यहाँ रहा करते थे और जितने भी आपको आज राजनेता, पहली पीढ़ी के राजनेता दिखाई दे रहे हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान दिवंगत हो गए, अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो भी इस तरह के नेता रहे, सुशील मोदी, सब जेपी को मानने वाले लोग थे। तो उनकी विचारधारा के बारे में हम कहें तो जो जेपी की विचारधारा थी, उस विचारधारा को भले ही पूरी तरह से लोग अमल नहीं कर रहे हो, लेकिन जो उनका एक नारा था संपूर्ण क्रांति का, यानी वो चाहते थे कि समाज में बदलाव आओ, देश में बदलाव आए। और वो इंदिरा गांधी की सरकार जब थी, उस समय 1974 में संपूर्ण क्रांति का ऐलान किया गया था। उसके बाद 1975 में जो इमरजेंसी की घोषणा की गई, उसके बाद वो जेल चले गए। लेकिन जेपी को याद करके लोग ये मानते हैं कि जो उनकी विचारधारा रही बिहार के प्रति और देश के प्रति, जो समाज में बदलाव रहा, उसको लेकर आज भी जहन में लोगों का रहता है। जो उनके सेनानी है, जेपी के सेनानी है, वो मानते हैं कि आज भी उस विचारधारा से लोग अलग चले गए हैं, जिस कारण से एक बड़ी कहते हैं कि कमी दिखाई देती है, राजनीति बदलती दिखाई देती है। लेकिन जो जेपी का, जो जहाँ पे जेपी रहते थे, वहाँ पे भजन कीर्तन चल रहा है, उनको याद किया जा रहा है और उनके विचारों को भी, पुराने विचारों को, जो उनके विचारधारा पर चलने की बात थी, उसको भी याद करने की कोशिश कर रहे हैं लोग। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। कुछ और खबरों का रुख करते हैं। गया में यात्री बस से 8,43,000 रुपए जब्त किए गए हैं। गया के 12 चट्टी पुलिस ने ये कार्रवाई की है। गाड़ी चेकिंग के दौरान कैश जब्त हुआ है। संजीत कुमार नाम का यात्री, जिससे ये पैसे जब्त किए गए हैं और इससे पूछताछ जारी है। धनबाद से बनारस जा रही थी ये बस। और एक और बड़ी खबर गया से है, जहां पर 4.5 लाख रुपए की लूट हुई है। बंधक बनाकर 4.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। विष्णुपद थाना के पंत नगर कॉलोनी की एक घटना है। 5 की संख्या में अपराधी आए थे और उन्होंने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है।
तो गया में 4.5 लाख की लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। आपको बता दें कि 5 की संख्या में अपराधी आए थे और बंधक बनाकर 4.5 लाख रुपए की लूट की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं एलन विली। एलन, आजकल चुनाव का माहौल है, आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनावी रैली भी वहां होनी है, लेकिन क्या यह माना जाए कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं कमी है, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता नहीं है, जो अपराधी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं? जी, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं बीजेपी के, इसके लिए सुरक्षा के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर पुलिस की तैनाती की गई है। बावजूद आज बीती रात अपराधियों ने 4 से 5 की संख्या में रहे अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है और घर में घुसकर हथियार के बल पर एक घर में घुसकर करीब 4 से 5 लाख की अपराधियों ने आभूषण की लूट की है। और इसी घर से कुछ ही दूरी पर एक 50,000 की भी अपराधियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। फिर फिलहाल पुलिस जो पीड़ित परिवार हैं वो सुबह से पुलिस को सूचना दी है कि मेरे घर में चोरी हुई है और डकैती हुई है। बावजूद अभी तक कोई भी पुलिसकर्मी वहां घटनास्थल पर पहुंची नहीं है। इससे जो परिजन है काफी आक्रोश में है। जी चलिए एलन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पटना जंक्शन पर कल चंद घंटे के अंदर 2 बड़ी कार्रवाई हुई। कार्रवाई के दौरान करीब 9 करोड़ के सोने चांदी जब्त किए गए। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे, 8 करोड़ 42 लाख के सोने जब्त की गई। आपको बता दें कि ये जो सोने हैं वो कोलकाता से खरीद कर लाया जा रहा था। पटना के मिथिलेश कुमार नाम का व्यक्ति इसे कोलकाता से लेकर आया था, जिसकी जानकारी मिलने पर जीआरपी ने सर्च ऑपरेशन चलाकर इसे पकड़ा। आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, वो भी पटना जंक्शन की ही है, जहां दूसरी कार्रवाई में 27 लाख की चांदी को जब्त किया गया। श्रमजीवी एक्सप्रेस से यह चांदी लाई जा रही थी। आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए चांदी को जब्त किया। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।